मित्रों नमस्कार। एक बार फिर मैं अपने प्रवचन के साथ आपके सामने हाजिर हूं और इसी तरह के प्रवचन अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो मेरे भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि बाकी लोग भी आपको प्रवचन ही दे रहे हैं और खास एजेंडे से प्रभावित होकर उसी की तरफ माहौल बनाने के लिए सेलेक्टिव चीजों को आपके सामने परोस रहे हैं। और आपका भी माइंड सेट इसी तरह का है कि उन चीजों को सुनने देखने में बड़ा मजा आता है। तो उसको सुनने देखने में जो आपकी मनः स्थिति है उसके पीछे जरा खुद पे गौर करिए। तो किस चीज की भूमिका है? आपकी जातीय भावना, आपकी धार्मिक भावना, या फिर आप जिस संगठन से जुड़े हुए हैं उसके पक्ष में लगातार कुछ बोलते कहते रहने की जो एक आदत रही है, उसी की वजह से आप अब भी वही कर रहे हैं। तो जरा गौर करिए खुद पर, और आप किस पक्ष में हैं और क्यों हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले अपनी जाति देखिए, अपनी धर्म को देखिए कि इसी वजह से तो नहीं आप किसी पार्टी या विचारधारा के लोगों को समर्थन दे रहे हैं, और आपको सही गलत तथ्य और तर्क से कुछ लेना देना नहीं है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं और जो बड़े बड़े समाज सुधारक हैं, विचारधाराओं का निर्माण करने वाले हैं और खुद को सोशल साइंटिस्ट कहते हैं, उनके भी दिमाग में कितना कूड़ा भरा हुआ है। खैर चलिए देखते रहिए। आप पर्याप्त समझदार हैं और आप समझते हैं कि आप किस तरफ और क्यों हैं। खैर ये आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस है। और आज़ादी के पहले और उसके बाद भी हम घिनहे जातिवादी हैं, इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि हमारे दिमाग में उसी तरह का कूड़ा भरा हुआ है। हुई ना आत्मज्ञान की बात। आप अपने घर में पास पड़ोस अपने मित्रों को देखिए, या फिर छोटी छोटी जो लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, वहाँ आप कैसा बर्ताव करते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा कि आप कैसे हैं। आप किस तरह के सामाजिक भेदभाव के एक अतिवादी नजरिए से ग्रसित हैं। कहीं आप हीन भावना के शिकार हैं तो कहीं आप प्रभुत्वशाली भावना के शिकार हैं कि मैं प्रभावशाली हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं ही पहले जाऊँगा, मैं ही पहले लूँगा। ये समस्याएं भी हैं। और जैसे ही कोई ताकतवर मिलता है तब आप वही मिमियाने लगते हैं, घिघियाने लगते हैं और न जाने इतने पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है, आप नाराज भी बहुत होते हैं, लेकिन अपने बर्ताव को देखिए। जैसे ही कोई ताकतवर आदमी दिखता है, एक बड़ी गाड़ी से डरावना सा आदमी निकलता है जिसके आजू बाजू दो चार लोग और भयानक शरीर धारण किए आपके सम्मुख हाजिर हो जाते हैं, तब आपकी मन स्थिति कैसे रहती है और आपको कितना गुस्सा आता है। बस वही घिघियाने, मिमियाने और रियाने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता है। और ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है और आप अपनी भाषणबाजी और अपनी महान कला को ऐसे ही प्रदर्शित करते रहते हैं। चलिए ये भी अच्छा ही है, क्योंकि आपको अपने जीवन का डर, बेइज्जत होने का डर, सुरक्षित रहने की जो इच्छा है, घर परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, ये तमाम बहाने आपको बहुत कुछ करने और ना करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। अब देखिए जैसे भ्रष्टाचार है, सब दुखी परेशान हैं, लेकिन किस बात से दुखी और परेशान हैं? क्योंकि वो कम भ्रष्टाचार क्यों कर पा रहे हैं, इसलिए दुखी परेशान है। फलाना अधिकारी, फलाना अफसर, फलाना ठेकेदार, फलाना नेता इतना पैसा कमा लिया। सही बात है, मैं क्यों नहीं कमा पाया, मैं इतना करप्ट क्यों नहीं हूँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। और ऐसे ही चीजें गुजर रही हैं, हो रही हैं। अब सोचिए चपरासी के पद पर जो आदमी है वो किस तरह का बात व्यवहार रखता है। एक पुलिस का सिपाही एक प्रोफेसर से कैसे बात करता है, उसका रवैया क्या है, उसके पास वर्दी है, ताकत है, वह किस तरह उसका इस्तेमाल कर रहा है। सोचिए सरकारी कर्मचारियों में चतुर्थ श्रेणी पर भी जो व्यक्ति है, उसके काम और बर्ताव के तरीकों को देखिए, तो क्या आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। खैर बात तो जो होने जा रही थी 2024 के जनरल इलेक्शन के संदर्भ में, क्योंकि चुनाव की जो रणभेरी है
वो बच चुकी है। मार्च अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे 2024 में, मतलब अगले साल। और अब 5 से 6 महीने का समय बचा है और इसी समय एक एजेंडा, मॉडल और माहौल जो है सेट करना है कि चुनाव जीतने के लिए कैसे लोगों को अपने पक्ष में करना है, मतदान के लिए प्रेरित करना है। क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव लगातार होते रहते हैं, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगर निगम और न जाने कौन कौन से, कोऑपरेटिव वगैरह के जोड़ लेंगे तो दर्जन भर चुनाव हो जाएंगे। इससे जनता में एक ऊब भी उत्पन्न होती है क्योंकि वही नेता अलग अलग जगहों पे चुनाव लड़ते रहते हैं। क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह के प्रभावशाली लोग चुनाव में आते हैं, जिन पार्टियों से वो जुड़े होते हैं, या यूं कहें एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों से जुड़ा रहता है, उसके पीछे उसकी ताकत, लोकप्रियता, अच्छाई बुराई सब एक साथ आती है और जातीय धार्मिक समीकरण भी आता है। अब किसी बात से इनकार नहीं कर सकते, हिंदू मुसलमान हो रहा है, फलनवा जात ढेमकवा जात की हो रही है, होगी, क्योंकि सभी की पर्याप्त संख्या है और चुनावों के हारने जीतने में इन समूहों की पर्याप्त निर्णायक भूमिका रहती ही रहती है। क्योंकि लोकतंत्र में जो ज्यादा वोट पाता है वो जीतता है। ऐसी स्थिति में आप धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर वोट पाते हैं और कुछ एजेंडे ऐसे तय करते हैं जिससे आपको वोट मिले तो वो होगा। ऐसे में अगर हिंदू मुसलमान होता है, उस पर बातचीत और बहस होती है, तो उससे परेशान होने और डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस पर और खुलकर बात करने की जरूरत है। बस आवश्यकता इस बात की है कि उन विषयों के जानकार लोगों को बुद्धिजीवी लोग सामने लाएं। जैसे हमारे राजनीतिक दल, नेता, उनके प्रवक्ता टीवी चैनलों पर जो लगातार बकवास करते रहते हैं, वो कोई डिबेट नहीं है, वो किसी पक्ष में लगातार बोलते रहने का अनावश्यक प्रयास है। इससे जनता को, लोगों को या फिर जो विद्यार्थी हैं उनको कोई सही जानकारी नहीं होती कि फला धार्मिक समूह, धार्मिक विचार, धार्मिक ग्रंथ में कौन सी बात है और आधुनिक समाज के लिए, भारत के निर्माण के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो हमारे जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, समाज के विशेषज्ञ हैं, उनकी बातें सामने आनी चाहिए। अब देखिए भोपाल में, पटना में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। बीजेपी को हराओ और बीजेपी अपने आप को कैसे सत्ता में बचाए रखेगी, दोनों चीज के लिए एजेंडा और मॉडल तय किया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए एक दल में इतनी ताकत नहीं है, इसलिए बाकी दलों को एकजुट होना है। और बाकी दल एकजुट किस आधार पे होंगे? तो उनके एकजुट होने का जो कारण है वह सिर्फ बीजेपी को हराना है। और क्यों हराना है? क्योंकि उनको अपने राज्य में सत्ता में बने रहना है। वो क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल का मतलब क्या? एक खास राज्य तक सीमित हैं। उनकी विचारधारा में जात भी है, धर्म भी है और क्षेत्रीयता, भाषावाद भी है। क्योंकि वो बाकी लोगों में यह डर पैदा करते हैं कि अगर वो नहीं रहेंगे तो बाकी सभी पहचानों पर आपके संकट आएगा। और इसी आधार पर क्षेत्रीय दल खड़े होते हैं। और हम एक बड़े जातीय समूहों से बने धार्मिक समूह और राष्ट्र हैं, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। और हर जातीय समूह की संख्या करोड़ में है। ऐसे में जब कोई राजनीतिक दल उसी समूह के आधार पर बनता है, चुनाव जीतता है, तो उन जातीय समूहों का जो लगाव होता है और उनकी वफादारी होती है उस दल के लिए कहीं ज़्यादा होती है और उसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। क्योंकि वह वही ब्लड लाइन से खुद को जोड़ लेते हैं कि हमारी जात की पार्टी है, इसलिए हमारे हित के बारे में सोचेगी। जबकि ऐसा होता नहीं है। ये जातीय और धार्मिक जो बातें होती हैं और संगठन होते हैं, जो समूह होते हैं, वो सिर्फ चुनाव हार जीत के लिए होते हैं। और जो राजनीतिक दल या संगठन या लोग होते हैं वह इसी का इस्तेमाल करते आए हैं। अब सोचिए, जो भी क्षेत्रीय दल है या किसी अन्य परिवार या अपने कार्यकर्ताओं को कोई राजनीतिक शक्ति देता है? तो इसका जवाब है नहीं।
वह सारी शक्ति और सत्ता सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रखता है। यह भी एक कटु सत्य है। भोपाल रैली में प्रधानमंत्री इसी चीज को मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि उनको अगर चुनाव जीतना है और क्षेत्रीय दलों के खिलाफ जनता को मोबिलाइज करना है, तो इस बात पर उन्हें लगातार जोर देते रहना है कि देखिए इनका भ्रष्टाचार अपने परिवार तक किस तरह सीमित है और सारे संसाधनों और ताकत को सिर्फ अपने परिवार तक ही समेटे रखना ये कैसे चाहते हैं। और इनके इतिहास भूगोल को आप देख लीजिए कि ये कैसे काम कर रहे हैं और अपनी सत्ता को सिर्फ अपने परिवार तक बनाए रखने में किस तरह से सफल रहे हैं। वहीं भाजपा और मोदी को काउंटर करने के लिए उनको तानाशाह बताया जाएगा कि देखिए सारी सत्ता और ताकत इन्हीं के हाथ में केंद्रित है, जबकि इसका आप विश्लेषण करके देखिए तो आपको सारी बात झूठ लगेगी और मैं भी जो कह रहा हूं आप मुझे मोदी भक्त कहने लग जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, ये आपकी अपनी धारणा हो सकती है और कोई हर्ज भी नहीं है। अच्छा बताइए, इस सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है, क्या किसी राज्य में अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो जवाब है नहीं। और विकास और तमाम आंकड़ों को अगर आप देखिए तो उसमें इस सरकार ने बेहतर काम किया है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती है। फिर वही हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये चीजें आती है। और चुनाव जीतने के लिए इस सरकार को भी यही सब करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ विकास के मुद्दे पर आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अब सोचिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वो चालू हो चुका है, या कुछ हिस्से बचे हैं वो भी शीघ्र चालू हो जाएंगे और इस साल के अंत तक ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मेडिकल की सीटें दुगनी हो गई हैं। नीट और इंजीनियरिंग और CUET जैसे एग्जाम एक साथ हो रहे हैं। बच्चों को ढेर सारे फॉर्म नहीं डालने पड़ रहे हैं, एक एग्जाम से वो एडमिशन ले रहे हैं। सोचिए ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे, यूपी बिहार के अति पिछड़े क्षेत्र के जो बच्चे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में CUET की वजह से एडमिशन पा रहे हैं। अगर आपको ये सब काम नहीं दिखाई पड़ता है तो फिर क्या कहा जाए। इसी तरह तमाम राज्य सरकारें भी हैं कि सब नाकाम और निकम्मी हो, ऐसा नहीं है। अब जैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लीजिए, कोई भी बकवास नहीं करते, अनावश्यक कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं, ज़्यादातर चुप रहते हैं और शांति से अपना काम करते हैं। तो भारत के सबसे शालीन मुख्यमंत्री, सबसे काबिल मुख्यमंत्री और बेस्ट परफॉर्मिंग CM ऑफ इंडिया हैं वो, क्योंकि अगर मोरल ग्राउंड पर उनके व्यवहार और व्यक्तित्व को देखेंगे तो आप उसमें कोई कमी नहीं पाएंगे कि एक मुख्यमंत्री को, एक जो लीडर होता है, जो राष्ट्रीय स्तर का नेता बन सकता है, जो है वो नवीन पटनायक जैसा व्यक्ति होना चाहिए। वह कोई हल्की बात नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपशब्द भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब आपको एक सफल और बड़ा नेता बनना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ही होगा। फिर हाल आप खुद को देखिए और चुनावी रणभेरी में किस तरह के जहर बुझे तीर अब चलने लगेंगे। 5-6 महीना उसका मनोरंजन करिए और आपसी संबंधों को खराब मत करिए। चुनाव होते रहते हैं और हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। नरेंद्र मोदी भी चुन कर आए हैं और लगातार 2 बार चुन कर आए हैं और पिछली बार से बड़ा मैंडेट लेकर आए हैं और यह लोकतंत्र की जीत है। हमारी असहमति और हम जिसको पसंद नहीं करते हैं अगर वो जीतता है तो उसमें लोकतंत्र की हार नहीं होती है। हमको जनता के बीच जाना है, अपनी बातों को कहना है, फिर चुनाव होंगे और फिर हार जीत भी होगा। इसी के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।